अब ये युद्ध थमेगा कब? 72 घंटे के अंदर ईरान इतना थक जाएगा कि युद्ध विराम होगा। दूसरी चीज, जो मुल्ला सरकार है उसी के लोग उठेंगे ईरान। फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा 8 देशों के राजदूत रहे। 1 साल पहले ही दीपक सर ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा। दक्षिण लेबनान को इजराइल निगल जाएगा क्योंकि वहीं से ये हिजबुल्लाह फुदकता है। खत्म, गॉन, पार्ट ऑफ इजराइल। सो मैप रीड्रॉ होंगे, कुर्दिस्तान बनेगा, इराक का हिस्सा, तुर्किया का थोड़ा सा हिस्सा और सीरिया का हिस्सा, वो कुर्दिस्तान बनेगा जो बहुत प्रोन है। यानी पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। इजराइल फाइट कर रहा है अपनी सर्वाइवल, ईरान फाइट कर रहा है मिडिल ईस्ट को डोमिनेट। जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है ईरान को नक्शे से मिटाने के। इसने कहा ये अरब स्प्रिंग नहीं है, ये तो इस्लामिक स्प्रिंग है, फिर से निकालो सबको। पिछली बार तो हम नहीं निकाल पाए थे, तो सऊदी वगैरह समझ गए कि इसका दिमाग खराब है, क्या बकवास कर रहा है। तब से ये समझ गए थे कि हमारा दुश्मन ईरान है, हमारा दुश्मन इजराइल। ट्रंप और इजरायल किस शर्त पर मानेंगे इस युद्ध को खत्म करने के लिए? मुज्तबा कोमा में है, खामेनेई मारा जा चुका है, मुस्तफा का बेटा भी वो भी मर गया। हाँ, लारिजानी ऑलरेडी मारा जा चुका है। मैं मिला हुआ से और उसने कुछ ज्यादा नहीं बोला, वही था जिसने माफी मांगी थी अरब देशों से। मेरा ख्याल वो एक्सेप्टेबल होगा। मत कभी भूलिए, किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता। एक बड़ा संकेत आप दे रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत आपने यहां से दे दिया। क्या मोदी की ही ताकत है कि आज इजरायल और ईरान के बीच का युद्ध उस समय रुक जाता है जब भारत के तिरंगे लगे जहाज वहां से गुजरते हैं? एक ही देश है आज दुनिया में जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर मरहम लगा सकता है, और ये सारी दुनिया स्वीकार करती है। उस देश का नाम भारत। फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा 8 देशों के राजदूत रहे। 1 साल पहले ही दीपक सर ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा, और उसका पिन पॉइंट रीजन भी दिया था कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है ईरान को नक्शे से मिटाने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आप हमारे पास आए, और कई बार हमने पहले भी चर्चाएं की हैं, लेकिन इस बार हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आपने बहुत पहले ही मुझसे भी कह दिया था, हमारी बातचीत में भी कह दिया था कि आप ग्रीनलैंड छोड़ दीजिए, आप कहीं और देखना छोड़ दीजिए, ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करने वाला है। और आज वो तारीख जब इस युद्ध को 20 दिन से ज्यादा हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बड़े अच्छे प्रश्न मुझसे पूछते हैं। अमेरिका का इरादा ये था कि ईरान की रेजीम को बदला जाए शुरू से। अब मैं बताता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, पहला ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन सल्तनत होती थी। जब अंग्रेज लोग हमारे इलाके में आए थे एशिया में, तो 3 मुस्लिम साम्राज्य थे। एक ऑटोमन सल्तनत थी टर्की में, सफाविद सल्तनत थी ईरान में, और मुगल सल्तनत थी भारत में। और तीनों को ख़त्म करना, तीनों को तोड़ना उन्होंने ठान लिया था। भारत को तोड़ दिया था, आपको तो सबसे आखिर में हमको तोड़ा था। मुगल तो खैर चले गए थे, ब्रिटिश ने वहाँ पे हुकूमत ली। उसके बाद सल्तनत जो थी ऑटोमन, उसको पहले विश्व युद्ध के बाद तोड़ दिया। जितनों पे उन्होंने कब्जा किया था वहाँ से छोटे मोटे उन्होंने मोनार्कीज बना ली, और सफाविद ईरान को भी तोड़ दिया। अब ये जो मोनार्कीज बनाई हैं, ये बनाया कि भाई बाप, उसका बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। तो होता क्या है कि सऊदी अरेबिया ने स्वीकार किया इसको कि भाई अब तो हमेशा के लिए हम शहंशाह रहेंगे। लेकिन क्या देखते हैं कि इजिप्ट में 50s में अब्दुल जमाल नासिर इजिप्ट के शहंशाह को दफा करके वहाँ पे अरब नेशनलिज्म लाता है। ये अरब नेशनलिज्म से बहुत डरते हैं। हाँ। कि नेशनलिज्म का मतलब है कि लोकतंत्र, लोगों का राज, तो हमारा क्या होगा, हम तो टाइगर शहंशाह है, हमें कौन हटा सकता है। तो पहले इनकी दुश्मनी थी इजिप्ट के साथ, लेकिन वो फिर अमेरिका क्योंकि दोनों तरफ का खेल खेल रहा था, शांत किया उसने। फिर आता है ईरानियन रेवोल्यूशन 1979, जब शहंशाह जो वहाँ पे था शाह रजा पहलवी, उसको बूट मार के बाहर निकाल दिया, और उसकी जगह आता है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। आते ही खुमैनी क्या कहता है, लोग कहते हैं जी ईरानियन क्रांति, कहता है रबिश,
ये इस्लामिक क्रांति है। और अब इस्लामिक क्रांति का मतलब होता है कि लोगों का राज होगा। बाहर निकालो ये जितने शहंशाह हैं, सऊदी और कुवैत और यूएई और बहरीन और कतार। बोले ये दिमाग खराब है, ये क्या बकवास कर रहा है। फिर सबने मिलकर सद्दाम हुसैन जो इराक का लीडर था उसको बोला ठोक इनको मुल्लों को, ये कौन गधे यहां पे आ गए हैं। 8 साल तक ये मुल्ले लड़े और कई लाख दोनों तरफ लोग मारे गए थे। लड़ते रहे, आखिर में थक गए, समझौता हो गया, जो भी कारण थे उसके, समझौता वहां पर हो गया, लेकिन मुल्ले बरकरार रहे। इतनी मार पड़ी थी उनको जंग में, क्योंकि पश्चिमी देश सद्दाम हुसैन का सपोर्ट कर रहे थे, बहुत नुकसान हुआ इन लोगों को। लेकिन ये हल्के हल्के फिर से अपने आप को रीबिल्ड करने लगे और बड़ी होशियारी के साथ इन्होंने एक चीज कही कि हमारी दुश्मनी जो है वो इराक के साथ नहीं है, हमारी दुश्मनी जो है वो अरब मुल्कों के साथ नहीं है, हमारी दुश्मनी है इजराइल के साथ। और यहां तक उन्होंने बोला कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, मिटा दो इनको। शाह ऑफ ईरान को जब निकाला था, मैं आपको ये भी बता देता हूं क्यों निकाला था अमेरिका ने। अमेरिका तो उसका बहुत डार्लिंग होता था, वो भी उनका डार्लिंग था, वो तो स्वीट हार्ट करते थे शाह ऑफ ईरान के बाद। 1973 में जब दूसरा जंग हुआ इजराइल और अरब देशों के बीच, जिसको यौम किपुर वॉर कहते हैं, तो उस समय शाह ऑफ ईरान ने बोला यार देखो हम लोगों के पास तेल है, चलिए हमने पहले ही ग्रुप बना रखा, आई थिंक 1960 में ओपेक कहते थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो हम उसको रिवाइव करेंगे और तेल की कीमतें 3 गुना बढ़ा देंगे। ये सब शाह ऑफ ईरान की चाल थी। मेन अरब देश नहीं है ईरान, लेकिन मुस्लिम है। अमेरिका को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बकवास कर रहा है, तेल की कीमतें बढ़ा रहा है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को चोट मारेगा। उस वक्त 73 में इन्होंने फैसला कर लिया था इसको दफा करना है, लेकिन एकदम नहीं कर सकते, हल्के हल्के। फिर वहाँ पे चीज़ें बिगड़ती गईं, फिर लोगों को उन्होंने उकसाया, फिर डेमोक्रेसी की बात होने लगी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, भ्रष्टाचार की बातें होने लगी। ये सब प्लान है कि सब जितने चैनल्स थे अमेरिका के या मीडिया था वो बोलने लगे बहुत भ्रष्ट है, बदमाश है, तानाशाह है। पहले तो डार्लिंग था, स्वीट हार्ट था, लेकिन जब तेल की कीमतें बढ़ी तो बिल्कुल बदल गया, तो फिर वो चला गया और किसी ने उसको पनाह नहीं दी। उसके बाद ये मुल्ले आते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। शाह चला गया, ये मुल्ले आए, लड़े इराक के साथ, उसके बाद बहुत नुकसान हुआ, फिर हल्के हल्के बनाने लगे। अब इनकी देखिए कितने शातिर खिलाड़ी हैं। ईरान की जनसंख्या का गुस्सा शहनशाह पर था, शाह रजा पहलवी पर, लेकिन जब ये मुल्ले आए, शाह तो चला गया है, अब गुस्सा कहीं तो आपने निकालना है, तो बोला कि अमेरिका तो बड़ा शैतान है, इजराइल छोटा शैतान है। तो ये गुस्सा इन दोनों पर निकाला, बड़ी क्लेवरली उसके गुस्से को डाइवर्ट कर दिया और नाम दिया धर्म का। बस फिर शुरू हो गया। ईरान के एक प्रेसिडेंट होते थे अहमदीनेजाद, मैं अच्छी तरह से उनको जानता था। पब्लिक मीटिंग में मैं मौजूद था, सूडान की बात कर रहा हूं। पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, मिटा दो उनको। मैं उनके पास गया, डिनर मीटिंग, उनके पास गया, मैं कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आपने जो कहा है आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूं। तो मेरी तरफ ऐसे देखता है, क्यों? मैंने कहा मेरे एक्सटेंडेड परिवार जो अमेरिका में है, मेरे पास एक यहूदी दामाद है, एक मुसलमान बहू है, मार दूं दोनों को? मुसलमान तो खैर आप नहीं कहेंगे, यहूदी को मार दूं, मैं क्या करूं उससे? मेरी तरफ देखने लगा कि नहीं बड़े बदमाश है। मैं कहा थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं जा रहा हूं, मैं भारत का राजदूत हूं, मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया। हैपेंड, इट हैपेंड। उसके बाद फिर जब हम देखते हैं कि अरब मोनार्कीज जो थी, क्योंकि 2011 में आपको याद होगा अरब स्प्रिंग आया था, शुरुआत टूनिसिया में हुई थी, कई लीडर्स को भगा दिया। फिर से ये तब तक अली खोमैनी मर गए थे और खमैनी आ गए थे उनकी जगह में, और रुहुल्ला खोमैनी था, ये अली खमैनी है। इसने कहा ये अरब स्प्रिंग नहीं है, ये तो इस्लामिक स्प्रिंग है, फिर से निकालो सबको, पिछली बार तो हम नहीं निकाल पाए थे। तो सऊदी वगैरह सब लगा कि इसका दिमाग खराब है, क्या बकवास कर रहा है ये। तब से ये समझ गए थे कि हमारा दुश्मन ईरान है, हमारा दुश्मन इजराइल नहीं है। तो फिर अमेरिका के कहने पर सबने इजराइल के साथ एक एक करके दोस्ती करनी शुरू कर दी। सो अब सिचुएशन उस रीजन में क्या है, सारा तेल तो गल्फ की खाड़ी में है। ईरान के पास, ईरान मिडिल ईस्टर्न कंट्री नहीं है, वो तो बहुत दूर है इजराइल से। बाकी सब देश जब इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने लगे, ईरान को आग लग गई, और उसी वक्त हम लोग समझ गए थे कि अब इजराइल को
इसराइल को ये तंग करेगा, ये हमास हूती हिजबुल्लाह बना के अमेरिका को तंग करेगा, फिर ये दोनों देश मिलके इसको ठोकेंगे, क्योंकि ये अपने क्या कहते हैं ना, टू बिग फॉर हिज बूट्स बन रहा था। वही आपने देखा हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, 2025 में उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर उसने हमला किया, उसके बाद इस साल। अब क्वेश्चन ये उठता है, मैंने बहुत से ज्ञानी ध्यानियों से पूछा है, यहाँ तक कि हेनरी किसिंजर साहब से भी एक बार मुलाकात हुई थी वॉशिंगटन में जब मैं पोस्टेड था। वो तो वहाँ बड़े सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लेकिन कोई, मैं छोटा फर्स्ट सेक्रेटरी था, तो कोई मुझे ले गया था, वो कहीं लेक्चर दे रहे थे। तो जाते ही मैं एज वी वो वॉकिंग, मैंने कहा सर आप तो इतने महान बुद्धिजीवी हैं, था बिल्कुल गधा। मैं कहा सर ये मुझे बताइए कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों चाहता है? तो कहने लगे आप तो जानते हैं ना उसका दुश्मन कौन है। मैं कहा थैंक यू वेरी मच सर, इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, नाम तो उसने किसी का लिया नहीं। ये जो हमारा पड़ोसी है जिहादिस्तान, जिसको आप पाकिस्तान जानते हैं, जस्ट बाय वे ऑफ डाइग्रेशन, वो भी कहता है ना मेरे पास इस्लामिक बॉम्ब है, बकवास करता है। क्या मतलब इस्लामिक बॉम्ब है? बॉम्ब के ऊपर लिखा हुआ है अल्लाहू अकबर है, क्या कमीने की औलाद है। इस्लामिक बॉम्ब नहीं है, वो इंडिया स्पेसिफिक बॉम्ब है। बनाया क्यों है? भुट्टो भुट्टो होता ना, भुट्टा क्या नाम था, भुट्टा भुट्टो, ऐसा ही कुत्ता, बुट्टी भुट्टा भुट्टो, वो भी यही कहता था कि हम घास खाएंगे क्योंकि क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के पास बॉम्ब है और हिंदू सिविलाइजेशन के पास है और जूइश सिविलाइजेशन के पास, इजराइल के पास भी कहते हैं बॉम्ब था, लेकिन इस्लामिक के पास नहीं है, तो हम बनाएंगे, हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। बॉम्ब तो बन गया, अब घास खा रहे हैं कमीने। सो देयर इज नो सच थिंग एज एन इस्लामिक बॉम्ब, इट वाज इंडिया स्पेसिफिक। सिमिलरली ईरान का बॉम्ब इजराइल स्पेसिफिक था, ये हकीकत है। और इजराइल ने कहा कि अगर इस कमीने ने बॉम्ब बना दिया मैं तो मिट जाऊंगा। छोटा सा तो देश है बेटा, 1 करोड़ की आबादी, वो तो मिट जाएंगे एक बॉम्ब के साथ, खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, जो ईरान शुरू से चाहता है। इसीलिए ईरान ने, इजराइल ने अपनी दोस्ती की बाकी सब अरब देशों के साथ। अमेरिका ने वो कैंप डेविड अकॉर्ड भी किया था, इजिप्ट के साथ हल्के हल्के सब ने हस्ताक्षर किए, सऊदी अरेबिया भी करने वाला था, फिर वो हमास का जंग हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं ईरानियन से पूछता हूँ, और ये मैं सीधा बेटा कैमरा में देख के, जितने करोड़ लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, यू आर इंसेनली पॉपुलर, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी पॉपुलर। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, पैलेस्टाइन पे फुदकते हैं ना ईरानी, क्या लेना देना है टाइगर आपका पैलेस्टाइन से, फिलिस्तीन से? क्या क्या चाचा है तुम्हारे, भतीजे हैं, दामाद हैं, ससुर हैं, क्या है वो तुम्हारे? मैं बताता हूँ, अगर पैलेस्टाइन में हिंदू होते या क्रिश्चियन होते या बुद्धिस्ट होते और इजराइल उनको ठोकता, तो आप वही करते जो आप अभी कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान है ना, हर चीज में धर्म को क्यों लाते हो? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वाई डू ब्रिंग रिलीजन इन टू एवरीथिंग? अगर दूसरे समुदाय के लोग होते, दूसरे धर्म के होते, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होती। ये क्या बकवास करते हो, अपने ही धर्म का नुकसान आप लोग कर रहे हो। और ये शिया सुन्नी जो डिवाइड है ना, जिसके बारे में आप बहुत बकवास करते हो, ये असली डिवाइड है। ना वो आपको पसंद करते हैं, ना आप उनको पसंद करते हो। सो ये बैकग्राउंड है। सो अमेरिका और इजराइल ने देखा कि ईरान काफ़ी करीब पहुंच रहा है बॉम्ब के, तो उन्होंने पिछले साल जो हमला किया था उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक की, जो बचा था इस बार किया है, क्योंकि ये बहुत करीब पहुंच रहा था। और फिर ये जो हमास हिजबुल्लाह हूती बनाए थे, इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे थे? मुझे तो Amazon.com पे मिल जाते हैं हथियार ऐसे, कहाँ से आए हथियार? ये सारा ईरान दे रहा था। तो फिर इजराइल ने सोचा कि अब अगर मैं वेट करूँगा तो ये और शक्तिशाली होंगे, फिर मुझे ठोकेंगे। बेटा, देयर इज़ अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। एक किसी भी देश की ज़िंदगी में एक समय आता है जब आपको हार्श निर्णय लेने पड़ते हैं। 71 दिसंबर में हमने एक बहुत कठिन कदम उठाया था कि तोड़ दो इस देश को, तो बांग्लादेश को बना दिया हमने। अब उसके बाद 20 साल के बाद लोग जितनी मर्जी टिप्पणी करें उस पर, रियलिटी इज एक डिसीजन आपको समय पर लेना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। तो हमने डिसीजन, इजराइल ने डिसीजन लिया। अब अमेरिकन्स आर नॉट यूज्ड टू बीइंग नंबर 2। जब से सोवियत संघ टूटा है, हम दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ तक कि जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था, एक सेनेटर थे वहाँ पे, मेरे दोस्त थे, तो अमेरिका का जो कोई आपातकालीन स्थिति हो तो आप एक नंबर, जैसे भारत में पुलिस बनानी हो तो 100 करते हैं, एम्बुलेंस के लिए 101, वहाँ पे एक ही नंबर है, 911 एंड 911 को डायल करो, इमरजेंसी उनका नंबर है। तो वो सेनेटर साहब बड़ा शोर मचाते थे कि जब दुनिया
अपना 91 यानी किसी भी देश में आपातकालीन स्थिति हो तो वो आपातकालीन नंबर डायल करते हैं, बचता वॉशिंगटन में है। यानी मैं टाइगर हूँ, दुनिया का शहंशाह, दुनिया का चौकीदार मैं हूँ। और एक दूसरे थे जो मैं उनके कई क्लासेस भी लिए थे, फ्रांसिस फुकुयामा, जापानीज अमेरिकन फिलोसोफर थे, अभी जीवित हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरी उम्र 75 साल की होने वाली है। उन्होंने कहा था, एक पुस्तक लिखी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी सोवियत संघ टूट गया और उसके बाद इतिहास खत्म, अमेरिका हमेशा के लिए शहंशाह। ये विचार थे उधर उनके। और जब दूसरे विश्व युद्ध में हवाई पर हमला किया था जापानियों, हवाई एक द्वीप है, अमेरिका पागल हो गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था। जर्मनी पे नहीं फेंका जो मेन एनिमी था, वो तो यूरोपियन है ना, बिल्कुल, ये एशियन वालों पे फेंका था। और टोक्यो पे नहीं फेंका था, नागासाकी और हिरोशिमा। अगर टोक्यो पे आप फेंक देते उसके बाद आप डिस्कशन किससे करते, सारे तो नेता मर जाते उनके। दूसरी चीज याद करने वाली, हमेशा मेन लैंड पर अमेरिका की 9/11 में हमला हुआ था, मैं वहीं था बेटा, 2001 में 9/11, ट्विन टावर्स एटसेट्रा। बदले में अमेरिकन तो पागल हो गए थे, बदले में अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बहुत हद तक बर्बाद कर दिया आपने। यहां तक कि ये मैं यकीन से, विश्वास के साथ, सच्चाई से कहता हूं आपको, जब तालिबान को ये ठोक रहे थे, तालिबान पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, भाई बहुत मार लिया आपने हमको, अब रुक जाओ। और उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ मैकनमारा, आपका पहला नाम जेम्स मैकनमारा या जो भी उसका नाम था, तो उन्होंने टीवी पे मैं देख रहा था, कहता है हम लोग सरेंडर नेगोशिएट नहीं करते। और तालिबान कह रहे हैं मेरे बाप माफ कर दे, मैं हथियार टेक रहा हूँ, वी डोंट केयर, मारेंगे तेरे को। ये इनका एटीट्यूड है अमेरिकन का। लेकिन सर इतना सब कुछ होने के बाद अब ये युद्ध थमेगा कब? मैं बता देता हूं, मैंने सुना है हमारे कुछ विशेषज्ञ जो ना कभी ईरान गए हैं ना कभी, मैं तो 20 साल उस एरिया में रहा हूं बेटा, एरिया में रहा हूं, कई बार ईरान भी गया हूं, इजराइल गया हूं, घूमा हूं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं वो ये करेगा, वो करेगा, फिर ये होगा, ना कोई झुकेगा ना कोई रुकेगा। रबिश। अरे कितनी ताकत है उसमें मार खाने की। पर एक चीज है, क्या ट्रंप ने सोचा था बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा? शायद। क्या उसने पूरी प्लानिंग की थी? हाँ। क्या प्लानिंग में कुछ कमी रह गई? हाँ। एक कहावत है, आप जितने मर्जी प्लान बना लीजिए जंग के, जब दुश्मन के साथ आपका पहला कांटेक्ट होता है आपके सारे प्लान ठप हो जाते हैं। अगर आपने प्लान बनाया, उसने भी प्लान बनाया, तो दोनों के प्लान मिलते तो है नहीं, तो एक ना एक प्लान को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अब जो जिस लेवल पे ईरान पर, उसकी लीडरशिप तो खत्म हो गई है, मार दिया वो मुल्ले गुल्ले जितने थे, उसके बेटे को भी मार दिया। ये बकवास करते हैं कि वो बड़ा अच्छा है, वो ऑर्डर्स दे रहा, कोई ऑर्डर्स नहीं दे रहा, कोई उसके बिहाफ पे कह रहा है, वो कोमा में है। मुज्तबा खामेनेई, जी हाँ, मुज्तबा खामेनेई साहब कोमा में है, उनका बेटा भी मर गया मुज्तबा का, उसको मार दिया है। और वो जो था लारिजानी, नेशनल सीक्रेट नंबर 2, उसको भी मार दिया है। ये इजराइल माहिर है टारगेटेड असैसिनेशन, पता लगाओ, ठोक दो सब। तो फिर ईरान इस समय इस मूड में है, उसने अपना जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, IR, जिसे इरानियन रेवोल्यूशन, इरानियन उसका ओरिजिनल नाम है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। तो वो लोग जो हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो एक जैसे जानवर काबू से बाहर हो जाए, वो हो गए हैं। और उनको डिवाइड कर दिया है कि जो करना है तुम करो, जिसको ठोकना है तुम ठोको, तो वो अपना इंडिविजुअली कर रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान, जिनको मैं मिला हुआ हूँ, वो कहते हैं कि देखिए अरब देश हमें माफ़ कर दो, गलती से हमने आपको ठोका है, हम नहीं करना चाहते थे, हम नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद फिर शुरू कर दिया। सो अमेरिका का डील इनके साथ, सऊदी के साथ यही था, जिसे हम पेट्रो डॉलर कहते हैं, कि तू पेट्रोलियम अपना बेचेगा सिर्फ डॉलर में, सुरक्षा तेरी मैं करूंगा। और इसीलिए छोटी मोटी, किसी की फौज 2000 की है, किसी की 2500। अरे इनको लड़ना कहाँ आता है बेटा? ये तो अपनी 4-4 पत्नियों के साथ और कितनी इनकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ बिजी रहते हैं, कहाँ लड़ेंगे ये लोग? लड़ना तो मुझे आता है, लड़ना तो अमेरिकन को आता है, मार खाते हैं हर जगह जाते हैं, लेकिन लड़ना जानते हैं, इनको नहीं आता। तो अमेरिका ने कहा कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, आप बस ये याद रखिए कि इजराइल को आप तंग मत करें। इनमें से किसी ने इजराइल को तंग नहीं किया। जब 67 की वॉर हुई थी, जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल को ठोकने की कोशिश की, इजराइल ने बर्बाद कर दिया था उनको।
73 में फिर हुआ। उसके बाद समझे कि इजराइल को इतना समर्थन है अमेरिका का कि कोई इसको हिला नहीं सकता इजराइल को। अब मैं बता देता हूं, भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए डिप्लोमेट को, लेकिन बेटा आप बच्चे हो हमारे, तो मैं बता देता हूं क्या होगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट करेंगे तो फिर आप इसको याद रखना। बिल्कुल। 72 घंटे के अंदर ईरान इतना थक जाएगा कि युद्ध विराम होगा। दूसरी चीज, जो मुल्ला सरकार है उसी के लोग उठेंगे ईरान के कि यार तुमने हमको धर्म के नाम पे इस्लाम 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 हमारे पेट में भरते रहे। यंग पीपल, मिला क्या है हमको? नौकरी कहाँ है मेरी? महंगाई इतनी क्यों है? घर कहाँ है मेरा? बार कहाँ है मेरा? अरे जब शाह ईरान था, मैं फ्लाइट पे बैठा हूं फ्रॉम तेहरान टू टेल अवीव। ईरान की राजधानी से इजराइल की राजधानी, ये अमीर ईरानियन जाते थे वहां पे शराब पीने इजराइल के नाइट क्लब्स में और ऐश करने, और सबकी गर्लफ्रेंड्स होती थी वहां पर। This is going on. It is a very warm relationship. तो मुल्लों ने आके अपना डिफरेंट सिस्टम शुरू कर दिया। सो इतनी मार खाएंगे, हार जाएंगे। इजराइल ने, ट्रम्प कहता है, उन्होंने वो गैस फील्ड, साउथ पार्स गैस फील्ड, जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है शायद दुनिया में, सबसे बड़ी में से एक है, ईरान की है, उसको इजराइल ने ठोका। ट्रम्प कहता है मुझसे पूछा नहीं था, लेकिन उसने कहा देखिए अगर इजराइल ने ठोका है आप हमला इजराइल पे करिए, कतार को मत हाथ लगाइए, क्योंकि अमेरिका का भी वहां पे बेस है बहुत बड़ा, और अगर आपने कतार को हमला किया तो मैं आपको मिटा दूंगा। उन्होंने तुरंत हमला कर दिया कतार पे। और अब मेरी बात मानिए कि ईरानियन को पता नहीं है अगले 24 घंटे में कितनी मार पड़ेगी। अमेरिका की ताकत के सामने बेटा कोई टिक नहीं सकता। वो उसने तभी 10% या 20%, वो बाद में अनुमान लगाते हैं मिलिट्री वाले कि ये हो जाएगा, इसके बाद ये कम हो गया, ये कम हो गया, नथिंग। जिस दिन उसने कहा कि मुझे सब कुछ करना है तो वो बर्बाद कर देगा। और मत भूलिए इजराइल के एक नेसेट, उनका जो पार्लियामेंट है, एक बड़ी डिस्कशन हुई थी दूसरे युद्ध के बाद, 73 के बाद, जिसको यौम किपुर सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है यहूदियों। उसी दिन उन्होंने हमला किया था इजराइल पे। नेसेट में डिस्कशन हुआ कि अगर प्रधानमंत्री इजराइल का मान लीजिए हमले में मारा जाए तो फिर क्या करना है? क्या उसके सक्सेसर को नेसेट पार्लियामेंट के पास आना पड़ेगा इजाजत लेने के लिए कि जंग को जारी रखूं या कौन से हथियार का प्रयोग करूं? तो रेजोल्यूशन ये था, नहीं, जंग की स्थिति में अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ होता है उसका सक्सेसर खुद निर्णय लेगा। मतलब अगर बूम एटम बॉम्ब करना है करो। क्या इजराइल के पास है? हाँ है। कितने हैं? कुछ लोग 9 कहते हैं, कुछ 20 कहते हैं, कुछ 5, मुझे नहीं पता। मैंने कई इजरायलियों से पूछा आपके पास है क्या न्यूक्लियर बॉम्ब? तो मुझे कहते हैं मिस्टर एम्बेसडर चलो ना चाय पीते हैं। और ये बुद्धिजीवी, बड़े समझदार लोग, सीनियर लोग इजराइल के। हाँ। बेटा मैं इतना ही बताऊंगा कि इजराइल फाइट कर रहा है अपनी सर्वाइवल के लिए, ईरान फाइट कर रहा है मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करने के लिए। इस्लामिक समुदाय का शहंशाह कौन है? जिहादिस्तान कहता है मेरे पास बॉम्ब है, मैं हूं। सऊदी अरेबिया कहता है दोनों मस्जिदें तो मेरे पास है, पैसा मेरे, मैं हूं। टर्की कहता है भाग जाओ यहां से, मैं तो नेटो का मेंबर हूं, फौज मेरे पास है, मैं हूं। और फिर मिस्र कहता है इतनी बड़ी फौज तो मेरे पास है, मैं हूं। तो भाई अगर इतने सारे जनरल हैं तो सिपाही कौन है? सभी समुदाय के लीडर बन गए। 57 देश हैं। कितनों ने समर्थन किया ईरान का? एक ने नहीं किया। इस जंग के साथ आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को भी तोड़ दिया है। आपने गल्फ मोनार्कीज को, सबको इजराइल के साथ जोड़ दिया है। आपने ईरान को अकेला कर दिया है और बहुत सालों तक वो नहीं उठेगा। और अगर कभी उठा भी तो जो डिस्ट्रस्ट है, जो वहां के लोग विश्वास नहीं करते ईरान पर, वो और मजबूत हो जाएगा। लेकिन सर ये ट्रंप और इजराइल किस शर्त पर मानेंगे इस युद्ध को खत्म करने के लिए? अब यहां से अगला कदम क्या हो सकता है? 3 चीजें उन्होंने, 3 डिमांड्स रखी थी। पहला, नो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, नो क्वेश्चन अबाउट, खत्म कर दो। दूसरा कि जो आप कहते हो कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब खत्म हो जाएगा। वो नहीं हो रहा। आपकी मिसाइल मिलिट्री प्रोग्राम, उसको आप खत्म कर दीजिए। और फाइनली एक डेमोक्रेटिक सरकार होनी चाहिए ईरान में। अभी आखिरी वाला बड़ा मुश्किल है। लोग उठे थे, लोग भड़के थे, लेकिन फिर वो मुल्ला की जो बसिज जो भी उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसने, मेरा मानना है, मेरे ईरानियन फ्रेंड्स ने बताया बेटा, जो विदेशों में रहते हैं, कि वो वापस नहीं जा रहे, बताया कि कम से कम 2 लाख बच्चे मार दिए थे इन लोगों ने। ये बड़े सालिम है।
इजराइल में भी मुखालफत होती है, भारत में होती है कि नहीं? हमारे नौजवान सड़कों पे उतरते हैं। आपको याद है बेटा, आपकी उम्र तो बहुत कम है, मैं 75 साल का होने वाला हूं, मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं, सच्ची कहानी सुन लीजिए भारत के बारे में। जब वो लड़की का बलात्कार हुआ था ना बस में, जिसको निर्भय कहते थे लड़की को, दिल्ली, सॉरी दिल्ली वाली, हाँ। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट जिसे हम कहते हैं, टिल रायसीना पार्लियामेंट जहाँ पे हमारा है, और साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, हमारे नौजवानों ने ब्लॉक कर दिया था पूरा, कोई हिल नहीं सकता था वहाँ से। मुझे अभी तक याद है बेटा, उस समय मैं जो भी काम करता था। एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर या असिस्टेंट जॉइंट कमिश्नर था, जो भी था, उसको बताया गया कि अगर ये बच्चे यहाँ से हटेंगे नहीं, सरकार तो पैरालाइज हो गई है, तो हो सकता है हम आपसे कहें कि गोली चलाओ। और उस व्यक्ति ने मुझे खुद कहा था, मैंने कहा आपने जवाब क्या दिया? उसने कहा कि जिसने मुझे ये कहा, मैंने कहा सर मैं इस्तीफा भेज रहा हूँ, बच्चों पे गोली नहीं चलाऊंगा। फर्क देखो, वहाँ उन्होंने 2 लाख या 1 लाख या जितने हजार मार दिए, हमने एक भी नहीं मारा था, एक भी नहीं मारा, जबकि सरकार पूरी तरह से लग रहा था गिर जाएगी। और फिर मजेदार चीज भारत में क्या हुई, कुछ लोकल नेता पहुंच गए थे लोगों को उकसाने के लिए। लोगों ने ही, वो बच्चों ने उन नेताओं को ठोक पीट के भगा दिया वहां से कि सॉरी, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इशू इस लड़की की इज्जत का था। सो ये फर्क है दोनों देशों में और इस सभ्यता में। तो अब मेरा मानना है कि ये जो लोग वहां के हैं वो तंग आ चुके हैं मुल्लों से, यहां तक कि कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं ईरान पर। कई सालों से अमेरिकन प्रतिबंध चल रहे हैं। ईरान इज सफरिंग लाइक हेल, उनकी करेंसी तो खत्म हो गई है, रियाल। तो आखिर में कब तक? और बेटा मैंने इसका रिजल्ट देखा है, मैं गया हुआ हूं, मैं विदेशों में घूमता रहता हूं, यूरोप में, अमेरिका में, जहां वो पासपोर्ट, एक ज़माना था इंडियन पासपोर्ट देखते थे यार गरीब आ गया यहाँ पे, पता नहीं क्या करने आया। अब भारत का पासपोर्ट देखते कहते आइए, भारत के पास आर्थिक ताकत है। लेकिन लिबिया का पासपोर्ट वो देखेंगे, कहेगा इसको बाहर निकालो, इसको नहीं आने देना। इराकी का देखेंगे, अब ईरानियन का देखेंगे। एक टाइम था ईरानियन बहुत पैसा खर्च करते थे, इनको वेलकम करते थे, अब नहीं। तो ये चीज़ का ना, ये लॉन्ग टर्म बड़े रिपरकशन होते हैं। हाँ। अब जैसे जिहादिस्तान है, जिसको आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उसका पासपोर्ट तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको तो वीज़ा कोई देता ही नहीं है, बट वो बकवास करते जाएंगे। सो माई ओन फीलिंग, मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगले 48-72 घंटों में सीज फायर होगा, अग्रीमेंट नहीं होगा, सीज फायर हो जाएगा। मार बहुत पड़ रही है, उसके बाद फिर बातचीत होगी, आइए टेबल पे बैठे। मैं अपने जनरल साहिबान दोस्तों को कहता हूँ कि पहले हम बातचीत करते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं आपको बोलते जाओ ठोक के आओ, आप ठोक के आते हो, फिर टेबल पे बैठ के मेरे पास ही आते हो, हस्ताक्षर तो मैं ही करूँगा ना अग्रीमेंट में। तो मुझे लगता है कि ये सीज फायर के बाद नेगोशिएशन चलेंगे, ये मुल्ला सरकार चली जाए, नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो भी सरकार आएगी, कुछ लोग कहते हैं ये मॉडरेट मुल्ला है, ये रेडिकल मुल्ला है, अरे उसके मन में घुसे हुए हो। आई डोंट नो, आई हैवंट हर्ड ऑफ अ मॉडरेट मुल्ला। ये जितने हैं मुल्ले, ये सब इनकी जो पुस्तक है कुरान, उसको मिस इंटरप्रेट करके इन्होंने बर्बाद किया अपने धर्म को। तो सर अब आप किस तरीके की लीडरशिप वहां देख रहे हैं ईरान के अंदर? मुज्तबा कोमा में है, खामेनेई मारा जा चुका है, मुस्तफा का बेटा भी वो भी मर गया, हाँ, लारिजानी ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो फिर अब किस तरीके की लीडरशिप आप वहां देख रहे हैं? लीडरशिप कोई है नहीं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को डिसेंट्रलाइज ठोको, और इजराइल अब एक एक करके उसके जो 31 प्रोविंस हैं वहां पे ठोकेगा, इनको बिल्कुल खत्म कर देगा। सो मेरा मानना है कि लीडरशिप वहां पे आएगी, या तो वो शाह का बेटा आएगा, जितनी मर्जी आप बातें करिए ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो आएगा, उसके डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स हैं। अमेरिका लाएगा, और इस समय नेटो कह रहा है कि जी हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। और बेवकूफ़ो, ट्रंप यही तो चाहता है, वो तो कब से कह रहा है कि नेटो बेकार की संस्था है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। अब आपने उसको मौका दे दिया। ट्रंप ने क्या पोस्ट किया कि जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आप तो आए नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं याद रखूँगा। इसका मतलब कि अगर रूस ने कुछ और पंगा लिया उस एरिया में तो मेरी तरफ मत देखना। यूरोप तो नपुंसक है। हाँ। ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, स्टारबक्स, हाँ स्टारबक्स, वही तो है ना, स्टार वॉर्स या स्टारबक्स, बेवकूफ। मैं अपनी फौज भेजूंगा, माफ करना, माय थ्रोट इज अ बिट गॉन, मैं अपनी फौज भेजूंगा। यार तेरे पास 70,000 की फौज है, उसमें से 500 को लड़ना आता है, बाकी के पेट 70 इंच के हैं सबके, क्या लड़ेंगे ये लोग? बकवास करने में बड़े तेज हैं, पैसा तेरे पास है नहीं, बस वो बकवास करता जा।
जिस दिन ट्रंप ने, अमेरिका ने नेटो को बोला गुड बाय, उस दिन नेटो गया जहन्नम में। मैं पेरिस में, मेरी पहली पोस्टिंग थी 75 में। मैं कई बार फ्रेंच जर्नलिस्ट, बुद्धिजीवी, पॉलिटिशियंस, एकेडमिक्स, डिप्लोमेट से पूछता था, यार तुम अपनी सिक्योरिटी का ध्यान क्यों नहीं देते हो, डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करो ना। तो जवाब उनका यही आता था, क्या करना है, हम पे कोई हमला करेगा सोवियत संघ तो हम अमेरिका को फ़ोन करेंगे, टाइगर आके बचा ले, वो आके बचा लेगा। दूसरे विश्व युद्ध का हैंगओवर था नहीं है। सो आई थिंक दैट अब जो हम देखेंगे, या तो शाह का बेटा आएगा, या फिर इंटरनली कुछ लोग आएंगे, कुछ मंडरा रहे हैं साइड लाइन्स पे, उनको बनाया जाएगा। अब उनके पास लोगों का समर्थन है कि नहीं। लोग इतना तंग आ चुके हैं मुल्लों से कि उनको ये बताया जाएगा कि देखो टाइगर, मुल्ले की जगह कोई भी आएगा तुम्हारे लिए वो ठीक रहेगा। सर, क्या ईरान के राष्ट्रपति भी इजरायल के टारगेट पर होंगे? मैं मिला हुआ हूँ पेजेश्कियान से, उसकी ओरिजिन आर्मीनियन है। जो नाम होते हैं ना इयान, ये सब आर्मीनियन नाम है। जब मैं आपका राष्ट्रपति वहाँ पे था तो मेरा फुल नेम है दीपक वोरा, तो मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, मुझसे भी उनकी भाषा बोलता हूँ, तो सबने मेरा नाम रखा होता है दीपक वोरियान। तो IAN में है किसी का नाम, तो जैसे हम लोग सिंधी लोगों को आनी जिसका ना एंड करता है ना, तो वो पेजेश्कियान जो है वो आर्मीनियन ओरिजिन का है। और उसने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, वही था जिसने माफ़ी मांगी थी अरब देशों से। मेरा ख्याल वो एक्सेप्टेबल होगा। और बेटा ये याद रखना जो मैं कह रहा हूँ, आप सबको सीधा कैमरा में देख के कह रहा हूँ, मत कभी भूलिए, किले का दरवाज़ा हमेशा अंदर से खुलता है। एक बड़ा संकेत आप दे रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत आपने यहाँ से दे दिया है सर। लेकिन यहाँ से जो मुस्लिम वर्ल्ड या इस्लामिक वर्ल्ड का जो लोग सपना देख रहे थे, खत्म हो गया। OIC संगठन जैसे दुनिया भर के जो बनाए गए, क्या उनकी पोल खुल गई है? 100%। क्या किया आपने ईरान के लिए? आप तो हम वो क्या इस्लामिक नेटो बनाएंगे, वो बेवकूफ़ होता है ना क्रिकेट का खिलाड़ी, वो जो आजकल जेल में बैठा हुआ है जिहादिस्तान में, वो बड़े इस्लामिक BBC बनाएंगे। उसने टर्की और मलेशिया के साथ मिलके बोला हम इस्लामिक BBC बनाएंगे, तो सबने बोला हाँ गुड आइडिया, अच्छा पैसे ला। मैं क्यों पैसे दूँ, पैसे तुम दो। देखो मैं क्यों पैसे दूँ, आइडिया तेरा, अच्छा तू दे दे, नहीं तू दे दे, खत्म हो गया। फिर इस्लामिक नेटो की बात चलती है। अरे कौन, क्या बकवास करते हो, इस्लाम क्यों? वाई डोंट यू से मिडिल ईस्टर्न नेटो? इस्लाम धर्म को क्यों लाते हो यार हर चीज में? मैं जब किसी के साथ दोस्ती करता हूं, मैं तो ये नहीं कहता कि इट्स हिंदू जुडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की दोस्ती, मैं तो नाम ही नहीं लेता। फिर हमारी आलोचना क्या की आप लोगों ने, सुन लीजिएगा। मैं सुन रहा हूं एक मुल्ला को टीवी पे, देखो जी वहां के राष्ट्रपति मर गए तो नरेंद्र मोदी को जाके हस्ताक्षर करने चाहिए थे कंडोलेंस रजिस्टर में। मैंने कहा कौन सा राष्ट्रपति मरा, वो तो जिंदा है भाई, पेजेश्कियान। नहीं अली खमैनी। मैंने कहा बेवकूफ, वो सुप्रीम लीडर है, उसको किसने इलेक्ट किया था राष्ट्रपति? भेजा फ्राई है तुम लोगों का। और अगर किसी को साइन करना है तो फिर शंकराचार्य को बोलो, वो जाके साइन करेगा। वो तो रिलीजियस लीडर है, कहां से उसको तुमने प्रेसिडेंट बना दिया? बस दिमाग है ना इनका बहुत कम है, बकवास बहुत करते हैं। एनीवे, हम लोगों ने जो करना था किया। हमने पहले दिन स्टेटमेंट दिया था कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करिए। बेटा कूटनीति में मुझे 52 साल हो गए हैं। जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो हम नहीं कहते वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, क्या ईरान ने एक इनविजिबल न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक तरीके से? बंद करने की कोशिश की। मैं नहीं मानता कि उसने बंद किया है। ये भी एक खेल है। जो शिप्स जाना चाहती हैं वहाँ से वो जाएंगी। और ये कहना कि मैं भारतीय शिप्स को जाने दूंगा और चाइनीज शिप्स को जाने दूंगा। और देखिए इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का बहुत बड़ा युद्धपोत है, भाग्य वो भागा नहीं है, वो अरेबियन सी में बैठा हुआ है, नॉट फार जहाँ से ये बाबल मंदब, जिसका मतलब होता है दुखों का रास्ता, दुखों का दरवाज़ा। और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ ये खुलते हैं रेड सी से मिलने के बाद अरेबियन सी में, वहाँ पे ये मंडरा रहा है। और ये टारगेट इसका चीन है कि टाइगर तू आ तो सही इधर देख, मैं ठोकता हूँ तेरे को। द अल्टीमेट टारगेट इज चाइना। अरे ईरान को तो अमेरिका जब चाहे ख़त्म कर देगा। मेन टारगेट चाइना, और चाइना इनकी मदद कर रहा है। रूस बोलेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है? मेरा मानना है, और ट्रंप और उसके बीच में फैसला हो गया है। ये मैंने कई बार अपनी ज़िंदगी में देखा है। देख टाइगर,
तुझे यूक्रेन चाहिए ना, खा जा यार, मेरा क्या जाता है, कौन सा मेरा चाचा है वो गधा जो सर्कस का जोकर वहाँ का राष्ट्रपति है, मेरा क्या लेना देना, मार रहा है वो। और वो फिर अपने कुछ ना कुछ ड्रोन शोन की टेक्नोलॉजी भी दे रहा था ईरान को, पता नहीं किस लिए, किसने उसको बोला था। अब अमेरिका उससे बोल रहा है कि मुझे भी कुछ बता। भारत में भी तो आपको पता है इनके कमीने कुछ यूक्रेनियंस और एक अमेरिकन आया वो, तो हमने उनको पकड़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि इन सबको कम से कम 100 साल की सज़ा दी जाए, हमारे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तो ठोका जाए अच्छी तरह से इनको। तो मेरा जो अपना इसमें मानना है कि रूस और चाइना कुछ नहीं करेंगे, शोर मचाएंगे, वो यूक्रेन को खा जाएगा और मैं ईरान को खा जाता हूँ। और मेरा मानना है कि चाइना से कहा गया ज़्यादा फुदकेगा ठोकूंगा, तूने ताइवान से कुछ करने की कोशिश की, मैं ठोकूंगा। क्योंकि ताइवान जो है वो चीन के हलक में एक मछली है, आप ना निगल सकते हो ना थूक सकते हो, अमेरिका को मालूम है ये। अब अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है कि नहीं बेटा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं मिस्टर एम्बेसडर आप तो अमेरिका को बहुत पसंद करते हैं। कहा ट्रंप को नहीं पसंद करता, हाँ। अमेरिका से मेरी क्या दुश्मनी है, ट्रंप इज नॉट अमेरिका, अमेरिका इज नॉट ट्रंप। कि वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है। अगर वो दुनिया चाहते हैं, अगर मुझे चॉइस दी, आपको चॉइस दी जाए कि दुनिया में एक शहंशाह होगा, दो पॉसिबिलिटी आप चुनाव, एक होगा चाइना जो चुंग चोंग पिंग पोंग जो भी वहाँ का लीडर है, और दूसरा होगा अमेरिका विद इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। आप किसको पसंद करेंगे? सीधी बात है, बिल्कुल, इसमें कोई चॉइस है ही नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स को अभी लोग कह रहे हैं डिक्लाइन में है ना, उसकी आर्थिक ताकत बहुत है, उसकी मिलिट्री बहुत शक्तिशाली। हाँ, हर जगह जहाँ ग्राउंड पे जाते हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड, मार खा के आ जाते हैं। वेनेजुएला में घुस गए तो उठा लाए वहाँ के राष्ट्रपति को, किसने आलोचना की? रूस ने क्या बोला था, देखो यार ये तुम जो कर रहे हो ना ये अच्छी बात नहीं, अगली बार मत करना। क्या बात है भाई? चीन बोला अच्छा तुमने ये किया, अच्छा किया है, चलो कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अगर दम है तो मुखालफत करो उसकी, एक नहीं बोला। और अगर वेनेजुएला का राष्ट्रपति मुसलमान होता तो सब फुदकते, बिल्कुल। सो व्हाई डू यू इन्वॉल्व रिलीजन? बेटा इसका किसी दिन मुझे जवाब दे देना, इससे पहले कि मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊं। मैं पता करना चाहता हूं कि ये बेवकूफ़ी क्या है। सो नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन टूट जाएगा, नो क्वेश्चन अबाउट, नपुंसक हो गया ये, कोई नेटो शेटो नहीं बनेगा, इस्लामिक नेटो। और जो बनेगा ये सब देश अमेरिका के साथ अपना समझौता कर लेंगे, अमेरिका के शरण में रहेंगे, तेल अमेरिका को दे। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, उसको फर्क नहीं पड़ता। सर सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई थी कि अगर किसी ने किसी के ऊपर अटैक किया तो हम फिर, तो क्या हुआ? जब पाकिस्तान को तालिबान ने ठोका, उन्होंने सऊदी अरेबिया को फोन किया, टाइगर वो मार रहा है, मुझे आके बचाओ। सऊदी बोला तेरे को बचाओ क्यों भाई? उसने बोला सर हमारी डील है। अच्छा कब साइन की थी डील हमने? और फिर जब सऊदी को ठोका इसराइल ने, तो उस वक्त इन्होंने शुरू कर दिया कि भाई देखिए सऊदी साहब, अब आप जो है कुछ हमारे, सऊदी ने बोला पाकिस्तान को, देखिए टाइगर लोग अब आओ कुछ एयर डिफेंस वेफेंस लगाओ, ये हमको ठोक रहे हैं ये लोग ईरान के, आप मदद करो। तो पाकिस्तान ने कहा अच्छा हमने डील साइन की थी, हमें तो याद ही नहीं। ऐसे कमीने। सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता खुला हुआ है अभी? अरे 100% खुला हुआ है पूरी दुनिया के लिए। हाँ, पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ ये डर लगता है कि कौन डुबो देगा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अभी किसी को मालूम नहीं है। सर कतर के ऊपर किया गया अटैक, इसका जवाब देगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा है कि अगर कतर पे तुमने हमला किया तो मैं ध्वस्त कर दूंगा, अगले 24 घंटे में वो भस्म कर देगा ईरान को। लेकिन भारत की 60% गैस सप्लाई आती है नहीं आती है, ठीक है जुगाड़ करेंगे ना, हम तो जुगाड़ में नंबर 1 है, ढूंढ लेंगे। अगर सारी दुनिया में मुसीबत आ रही है, मेरा क्या लेना देना है? जंग मैंने शुरू की थी, ये मैंने, और जी मोदी साहब गए थे कि 2 दिन के बाद वहां जंग शुरू। अच्छा बहुत साल पहले बेटा, जब मैं मिनिस्ट्री में था यंग ऑफिसर, तो गिनी कोनाक्री के राष्ट्रपति आए थे, सेसू सेको टूरे, क्योंकि मैं फ्रांसीसी बोलता हूँ। मुझे कहा गया कि आप इंटरप्रिटेशन करो इसकी। मैंने कहा करूँगा। वो सारी अपनी कैबिनेट ले आया था, एक गलती कर गया, अपने मिलिट्री चीफ को नहीं लाया सर, पूरा कैबिनेट दिल्ली आया हुआ था, राष्ट्रपति भवन रुके थे, यहाँ रहा 4-5 दिन, खूब उसकी खातिर हुई, वापस गया तो टॉपल कर दिया मिलिट्री ने। अब वो मुझसे मेरी गलती है कि ईरान के युद्धपोत को उन्होंने डुबो दिया, वो मेरी गलती है यार? हर चीज़ पे मेरा क्या? मैंने तो सुना है कि पेरू में भी कहीं आग लग गई, वो भारत की गलती है? एरेंट नॉनसेंस। अब जो उनका युद्धपोत को डुबो दिया है तो पता होना चाहिए उनको खतरा है। हमने अमेरिका को भी बुलाया था इस क्या कहते हैं
नेवल एक्सरसाइज, वो नहीं आए लास्ट मिनट पे, एक अपना सर्वेलेंस प्लेन भेज दिया था, बड़ा शक्तिशाली है, उसने बता दिया कि यहाँ घूम रहा हूँ, डुबो दिया उसको। सो यू नो, जब जंग होता है ये मॉरल हाई ग्राउंड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने सीधा कहा था कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और जो सॉवरेंटी है उसका उल्लंघन ना हो, यानी आप बूट्स ऑन द ग्राउंड मत डालें, अपनी फौजें वहाँ ना भेजें, और मेरा नहीं ख्याल अमेरिका ये करेगा, ना आप ईरान को तोड़े, तख्ता पलट वो आपकी मर्जी है, बट डोंट ब्रेक अप द कंट्री। सर लेकिन क्या पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर आर्थिक संकट आपको नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा है इसका। 73 में भी बहुत का दुनिया जी खत्म हो गई, अब तो इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी, क्या बकवास करते हैं। वील फाइंड अ सोल्यूशन, और जैसे ही स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, अभी तो हम दूसरे रास्तों से आने लग गए। और एक चीज़ और होगी, जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ पे एक हमारे प्रोफेसर थे रॉबर्ट मर्टन, उनका लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, आप करना कुछ चाहते हैं, परिणाम कुछ और होता है। आपने हॉर्मुज को तंग किया है या बंद करने की, एक तरफ हॉर्मुज के ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और ओमान है, आपने बंद करने की कोशिश की, अब देखिएगा कि और नई ऑयल पाइपलाइंस बनेंगी ताकि हॉर्मुज को टोटली आप बाईपास कर दें। वो जी बहुत खर्चा है, तो खर्चा तो है, लेकिन ऐसी स्थिति ना आए, तो आप देखेंगे ये अनइंटेंडेड। मैं एक मजेदार कहानी बताता हूँ। 1911 में शायद नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी कोलकाता से। तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ नई दिल्ली का, वहाँ चूहे बहुत थे। तो ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि जो मरा हुआ चूहा लाएगा उसको 2 रुपये मिलेगा। अरे 2 रुपये तो उस टाइम में बहुत पैसे होते थे। तो क्या देखा कि हर रोज़ 50-60 मरे हुए चूहे पहुँच जाते थे। फिर किसी ने बोला, साहब आपको मालूम है कि जो हिंदुस्तानी आपसे मोहब्बत नहीं करते, ये घर में चूहे पालते हैं और मार के 2 रुपये आपसे ले जाते हैं, आप ही को ठगते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा, ऐसी बात है, अब हम पैसे नहीं देंगे। अब जिन्होंने चूहे पाल रखे थे क्या किया, अगले दिन सारे चूहे सड़क पे छोड़ दिए। तो घटने के बजाय चूहों की तादाद बढ़ गई। इसको अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। आपका इरादा कुछ था लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और है। सिमिलरली जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो मैं कह रहा था अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि हॉर्मुज को अब बाईपास किया जाएगा, ये आने वाला है, ताकि ऐसी स्थिति दुनिया में फिर कभी ना। हम सीखते हैं ना अपनी गलती। किसने सोचा था, आज तक तो कभी बंद नहीं किया, किसने सोचा था बंद करेंगे। तो क्या इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन, ये ईरान और अमेरिका के इस वॉर में सबसे ज्यादा बेनिफिट रूस को हुआ है? 100%। अच्छा जी, रूस के टैंकर वहां से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी रूस के टैंकर वहां पे? वो इंपोर्ट करते हैं तेल। अबे भेजा फ्राई है, रूस दुनिया का नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, क्या बकवास करते हैं। उसको इंपोर्ट थोड़ा ना करता, वो एक्सपोर्ट करता है। भारत सस्ते में तेल ले रहा, हाँ जी ले रहा हूं, तो आपकी अम्मा को क्या तकलीफ है? नहीं जी, उसको नहीं लेना चाहिए, वो यूक्रेन को ठोक रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो हम नहीं लेते, फिर आप ला दो उससे सस्ता कहीं। बकवास करने की चीज़ें, जो मुझे सस्ते में देगा मैं उससे ले लूँगा, मेरा क्या जाता है। रूस हमें दे रहा था, हमने लिया, हमने बंद नहीं किया। फिर ट्रम्प कहता है मैंने 30 दिन का वेवर दे दिया है। हाँ, मैंने मांगा था वेवर आपसे, तू कौन, मैं खामखा। सर लेकिन ईरान के पास, अगर ईरान का बजट 30-40 बिलियन डॉलर के आसपास रक्षा बजट है और अमेरिका कहाँ 700-800 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन क्या कारण है कि ईरान इस पूरे मसले पर अभी तक उसने सरेंडर नहीं किया है? सरेंडर का मतलब होता है कि आप हथियार टेक दो। हाँ। आप कहो कि आपकी टर्म्स में एक्सेप्ट करता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो टर्म्स वो इम्पोज कर रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब, चलिए मान लिया न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाता, रोक देता हूँ, लेकिन बाकी ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, इतनी आर्मी ना हो, ये ना हो, वो ना हो, इसराइल से दुश्मनी ना हो, ये चीज़ें वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मिडल ईस्ट से बाहर निकल जाओ और हुती हमास हिजबुल्लाह का समर्थन मत करो। वो ईरान के अंदर भी तो बहुत से फैक्शंस हैं ना। ये कहना कि एक ही है, सब मुल्ले हैं, वो सही नहीं है। दूसरे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि सब मुसीबत से हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो बजट जितना मर्जी हो बेटा, बजट के होने से कुछ नहीं होता। ईरान के बारे में इतना समझ लीजिए, अभी तक अमेरिका ने सिपाही नहीं, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजे, अभी उनकी फौज नहीं गई, अभी तो एयरफोर्स ही। क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी? मेरे को नहीं लगता कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेंगे, क्योंकि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड भेज दिए तो फिर मौतें शुरू हो जाती हैं। और कई तरह की कहानियाँ आती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने या वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, किसी ने, या वॉशिंगटन पोस्ट में, हमें 2 लाख सिपाही चाहिए होंगे और 25,000 मर जाएंगे। ये सब हमने देखी है अमेरिका और दुनिया की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर गए कहीं से, बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये मुझे मालूम है, फिर से कहता हूँ, भविष्यवाणी में नहीं करता, अगर गए तो मेरे फादर साहब के देश से जाएंगे। मेरे फादर का परिवार गजनी अफगानिस्तान से था, मैं अर्ध पठान हूँ। जाएंगे तो तालिबान जाएंगे, वो ठोकेंगे ईरान को, नफरत करते हैं ईरान से, और ये उनको मौका मिलेगा। और फिर बताता हूँ कहाँ से जाएंगे।
कुर्दिस्तान के लोग जाएंगे, दक्षिण लेबनान को इजराइल निगल जाएगा क्योंकि वहीं से ये हिजबुल्लाह फुदकता है। खत्म, गॉन, पार्ट ऑफ इजराइल। वहां के रहने वाले लोग भी बड़े खुश होंगे। दूसरा, हमास तो वैसे ही जा चुका है। सारा गाजा तो ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि मेरी हुकूमत है, बना दिया। वो तो वहां का चीफ कमिश्नर बन गया है गाजा का। और फिर बचता है यमन, वहां हूतियों को खरीद लिया। हूतियों ने अभी तक कुछ नहीं किया। जब मैं वहां पे उस एरिया में था तो ये फटे हुए पजामे और फटी हुई कमीजें या टूटी हुई चप्पल पहन के घूमते थे राइफलों के साथ। अब तो स्मार्ट यूनिफॉर्म्स ईरान ने दिए, वो भी खत्म हो जाएगा। सो मैप रीड्रॉइंग होंगे। कुर्दिस्तान बनेगा, इराक का हिस्सा, तुर्किया का थोड़ा सा हिस्सा और सीरिया का हिस्सा, वो कुर्दिस्तान बनेगा जो बहुत प्रो अमेरिकन है। यानी पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। कुर्दिस्तान बनेगा। और देखिए, बलोच लोग जिहादिस्तान में हैं, बलोच लोग ईरान में हैं। अभी 2 साल पहले एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे तो जिहादिस्तान कहता है यार तू मेरे बलोच फ्रीडम फाइटर, उसको टेररिस्ट कहते हैं, मैं फ्रीडम फाइटर कहता हूँ, उनका समर्थन करता है। ईरान कहता है तो मेरी तरफ के, उनका समर्थन करता है। ये दोनों मिल जाएंगे, बलोचिस्तान भी बना देंगे। ईरान का एक हिस्सा निकल जाएगा, जिहादिस्तान का एक हिस्सा निकल जाएगा। ये 2 चेंजेस मैं देख रहा हूँ। सर लेकिन पूरी दुनिया में जब इस तरीके से बात होती है तो 2 चीज़ों की चर्चा होती है, एक तो इसराइल के आयरन डोम की और वहां के मौसाद की। इन दोनों को सर, आयरन डोम की भी तो कोई लिमिट होगी ना, कितने, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मिसाइलें अटैक हो रही हैं, कब तक इसराइल बचा पाएगा आयरन डोम से? इसराइल को नुकसान हुआ है पर इतना नहीं हुआ जितना लोगों ने सोचा था। खबरें ऐसी हैं कि 30-30, 40-40 हजार के ड्रोन के जरिए से उनके 40-40 लाख के कहने की बातें होती हैं। इसराइल के पास लोग नहीं है, जनसंख्या बहुत कम है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, हर इजरायली के क्षमा कीजिए, हर इजरायली के मन में हॉलोकास्ट याद है, हिटलर ने क्या किया था उनके साथ। जब उनको लगता है कि हमारे जीवन पर, हमारे एग्जिस्टेंस पर खतरा, ये इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं इजराइल में, और जिस दिन हमास ने ये हमला किया था ना, निहत्थे औरतों को, बच्चों को मारा था, उस दिन मैं यहूदी बन गया था। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन ये कमीनों ने, जिहादिस्तानियों ने 26 हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया था, उस दिन मैंने भी कसम खाई थी ये फिर कभी नहीं होगा। इसी उम्र में अगर मुझे हथियार उठाने पड़े मैं उठाऊंगा। तो क्या क्या गलती थी यहूदियों की कि सिर्फ यहूदी हैं? अगर यहूदी ना होते तो? सो दीज आर थिंग्स दैट आई डू नॉट एक्सेप्ट। एक थ्योरी और भी चलती है कि यहूदियों को और इजराइल को इसीलिए बसाया गया कि मिडिल ईस्ट में कंट्रोल किया जा सके, अमेरिका अपना कंट्रोल कर सके। 100%। यूरोप तो चाहता था कि मैं माफी मांगू, इनको अपना घर दूं। इनके पास घर नहीं था। अब पहले अरब आया, पहले इजरायली आया, आप कल सुबह तक बहस करते रहिए, लेकिन वहां पे रखा है कंट्रोल। अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़ के या अपनी पोजीशन वहां कम करेगा, स्ट्रेंथ चला जाएगा, चौकीदार होगा इसराइल। किसी में ताकत नहीं है मिडिल ईस्ट में। अगर वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, बाप का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटे के बेटा का बेटा वहां शहनशाह बने, तो आप इसराइल से पंगा नहीं ले सकते। इसराइल आपको ये मोनार्कीज की सर्वाइवल को इंश्योर करेगा। इस पूरी सिचुएशन में आप भारत की स्थिति किस तरीके से देखते हैं? टॉप क्लास जो हमारी कूटनीति है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है। ईरान भी कहता है मैं आई लव भारत, इसराइल कहता है आई लव भारत। देख लीजिए, दोनों से हमने कहा है कि भाई अब शांति होनी चाहिए। नहीं जी, आपने इसराइल को कंडेम नहीं किया। अच्छा चाचा मेरे, मैं कंडेम कर देता हूं, फिर आपको संतुष्टि मिल जाएगी? बेटा, मैं तो चाणक्य की संतान हूं। चाणक्य ने क्या बताया, जो भी चाल चलो, जो भी मुंह से आपके शब्द निकले, वो एक बाण की तरह होता है, सोच समझ के चलाओ, क्योंकि आप वापस नहीं ले सकते। कल कहें अगर आपको खुशी मिलती है, आपके दिल को सुकून है, मैं जाके इजरायली दूतावास के बाहर खड़ा होकर कहता हूँ नेतन्याहू हाय हाय, क्या मिल जाएगा? अरे कुछ करना है तो जाके लड़ो ना ईरान में, जाके मुखालफत के। यहां बैठ के हाय 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 करने से क्या होता है? सर लेकिन ये बैलेंस्ड कूटनीति जो है, ये भारत की ताकत है या फिर अब कमजोरी बन गई कि भारत किसी की तरफ एक स्टैंड नहीं ले पा रहा? सवाल नहीं पैदा होता। सबसे ज्यादा ताकत है। लोग कहते हैं कि आप अमेरिका की तरफ झुके। अच्छा, किसने बोला? वो जी ट्रंप ने 50 बार बोला कि मैंने युद्ध विराम करा दिया था भारत और जिहादिस्तान के बीच, आपने मुखालफत क्यों नहीं की? लो टाइगर, मैं कर देता हूं, आपको खुशी मिलेगी। क्या बोलूं? ट्रंप तो झूठ बोल रहा है। ये हमारी कूटनीति नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि उसने की है, कभी इसकी पुष्टि नहीं की। हमने ना कहा है कि उसने नहीं की है,
हमने यही कहा है कि उन्होंने हमसे बात की जिहादिस्तानियों ने, हम मानते हैं। अब ट्रम्प जो मर्जी बोले, कल को ट्रम्प बोलेगा कि मेरी अम्मा का नाम मुन्नी बाई था, तो मैं कौन होता हूं कहने वाला कि तेरी अम्मा नहीं थी। वो जो मर्जी कहे, वो राष्ट्रपति है भाई। अब लोग कहते हैं वो थोड़ा सा मेंटली अनबैलेंस है, चलिए है तो है। वाई शुड आई अपोज और डिनाई एवरीथिंग ही सेज? मेरी अम्मा का क्या जाता है? सो ये कूटनीति, चाणक्य यही तो कहते हैं, सोच समझ के। हाँ। और वही हम प्रैक्टिस करते। इसीलिए कौन से देश को कहा गया था कि यूक्रेन और रूस के बीच में जंग रुकवाने की कोशिश करो? किसको कहा गया था? मैं ही तो गया था दोनों जगह। अब वो अलग बात है कि जो सर्कस का जोकर है यूक्रेन का राष्ट्रपति, वो सोचता था कि मैं दुनिया का शहंशाह हूं, मेरे जैसा कोई फौज में जनरल नहीं हुआ, गधे को राइफल उठानी आती नहीं है, लेकिन अपने आप बड़ी बड़ी बातें करता था। हमने दोनों से बात की, वो तो बिल्कुल तैयार नहीं था। रूस तो तब भी तैयार था, ये तैयार नहीं था। फिर इजराइल के साथ बात की, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ बात की, दोनों में से कोई तैयार नहीं था। उसको बोलो ये करे, उसको बोलो ये करे, नहीं किया। अब हमसे कहते हैं कि आप वहाँ युद्ध विराम कराइए इजराइल और ईरान के बीच में। दोनों से बात की हमने। हाँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक ही देश है आज दुनिया में जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर मरहम लगा सकता है, और ये सारी दुनिया स्वीकार करती है। उस देश का नाम भारत है। एक सवाल उठता है कि भारत कभी भी एक साइड स्टैंड क्यों नहीं लेता है? कभी लेगा ही नहीं। किस लिए लूं? एक तरफ क्यों जाऊं? मैं तो हमेशा यही कहता हूं, शांति। भाई मेरी स्टेटमेंट देखिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, किसी देश का उल्लंघन मत करिए। यही तो हमने कहा था जब ये अटैक हुआ था। फिर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए, उन्होंने साइन किया। हाँ। कंडोलेंस रजिस्टर। आपने 8 दिन के बाद क्यों? क्या चाहते हो चाचा कि 2 घंटे के बाद कर दो? खुश हो जाओगे? चलिए अगला कोई मरेगा तो मैं 5 मिनट में। ईरान का दूतावास तो मेरे घर के बिल्कुल साथ है, मैं सरकार से कहूँगा मुझे बोलो, मैं जाके साइन कराता हूँ। आई नॉनसेंस। जिन लोगों को कूटनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ये ऐसी बकवास करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है? कॉम्प्रोमाइज है जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं। किसके ऊपर कौन सरेंडर किया? क्या सरेंडर किया हमने? सवाल ये पूछना, सरेंडर कर दिया, चलिए क्या सरेंडर किया? हमने अपनी फौज को मिटा दिया? हमने जो हमारे 800-900 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अमेरिका को दे दिए? सरेंडर किस बात पे किया है? पहले बताओ तो सही। क्या अमेरिका जो कह रहा है भारत वही कर रहा है? अमेरिका ने मुझसे बोला कि चंद्रमा पर कल सवेरे जाओ, मैं जा रहा हूं। बकवास करते हैं। बिल्कुल। यू नो, क्वेश्चन इज, जब मैं सरेंडर करता हूं, हाथ ऊपर करता हूं, किस चीज पे मैंने सरेंडर किया है? अमेरिका ने मुझसे कहा है कि भिंडी खाना बंद कर दो। क्या मैंने भिंडी खानी बंद कर दी है? मैं वही कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। रूस से जो 30 दिन का वेवर दिया, मैंने मांगा नहीं था। उसने कहा जी 30 दिन तक आप रूस का तेल ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है जी, आपकी मर्जी। मैंने ना आपसे इजाजत ली है, ना मैंने आपकी मुखालफत। मैं तेल खरीदता रहूँ, आपने जो करना करो, मैं ये कर दूँ। अब ट्रम्प साहब को इतनी दिलचस्पी है नोबेल पीस प्राइज में, मैं तो उसको नोबेल अपीज प्राइज कहता हूँ। मेरी बात है कि अब वो सुना है, हाफ सीरियसली बोल रहा हूँ। वो एक द महाभारत अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप लिखी जा रही है। महाभारत को वो रिवाइज कर रहा है। कौरव पांडवों के बीच में जंग नहीं हुआ था, मैंने सीज फायर करवा दिया था। अच्छा सर, ये मजाक के तौर पे एक डिप्लोमेट से मैं एक डिप्लोमेटिक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से ये सिचुएशन है, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते इस समय, भारत की स्थिति तो भारत बहुत की खराब क्या होनी स्थिति थी। होती? बहुत खराब स्थिति होनी थी। मेरे तीन अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, लद्दाख में विशेष सलाहकार हूँ। तीनों देशों के बड़े सीनियर ऑफिशियल, एक ही तो राष्ट्रपति ने मुझसे कहा था, यू नो, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। उन्होंने कहा था इंडिया इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर। यहाँ तक कि एक विदेश मंत्री ने मुझसे पूछा किसी और अफ्रीकन देश के, मजाक में, शाम को वो बैठ के जो पीते हैं वो लोग शाम को पी रहा था, तो मुझे कहता है, थोड़ा नशे में था और मैं अपनी कॉफ़ी पी रहा था, तो मुझे कहता है मिस्टर एम्बेसडर हमारे देश की हालत बड़ी ख़राब है। मैंने कहा ओके सर बताइए क्या करो। आप नरेंद्र मोदी को 3 साल हमारे पास भेज दीजिए। तो मैंने कहा सर ये मैं नहीं कर सकता, हमें ज़रूरत है नरेंद्र मोदी की। हाँ। हम नहीं भेजेंगे उनको। मेरा मानना है बेटा, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गया, मैंने ऐसी लीडरशिप नहीं देखी। चाणक्य ने, मैं जल्दी समाप्त करता हूँ, चाणक्य ने 6 चीज़ें कही थी। आप कभी मौका मिले तो पढ़िए उसका चाणक्य नीति। किसी भी राज्य को अगर महान होना है, 3 चीज़ें। एक, उसकी लीडरशिप टॉप की होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। दूसरा का उसकी आर्थिक व्यवस्था, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। फौज बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं
34 किलोमीटर हाईवे एक दिन में कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 100 घंटे में कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। ये भारत है, ये इंडिया नहीं है। फिर उसने कहा था कि एजुकेशन पे जोर दो। एजुकेशन तो आप जानते हैं बेटा, जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में 1951 में, पठान फादर सिख मदर, सो देयरफॉर सो हैंडसम, 51 में जब मेरा निर्माण हुआ था 500 कॉलेज यूनिवर्सिटी से, आज मेरे पास 8,000 है, 60,000, 15 लाख मेरे पास स्कूल हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आप देखेंगे कि 100% बिजली, 100% टॉयलेट्स, 100% ड्रिंकिंग वाटर, ये चीज़ें मायने रहे सिर्फ पर कैपिटा इनकम में, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, हम पीछे हैं, नहीं तो वी आर रेसिंग अहेड। मैं आपके स्टूडियो में अभी आ रहा था जब रिकॉर्डिंग के लिए, जहाँ से भी आ रहा था, हाईवे देख के जो मेरे साथ व्यक्ति थे वो कहते हैं यार आप लोग अपने आप को विकासशील क्यों कहते हो, आप तो विकसित देश। बिल्कुल। जब आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो कुछ चाणक्य ने कहा था वही सब कुछ, इकोनॉमी, मिलिट्री, लीडरशिप, डिप्लोमेसी, कूटनीति, उसने कहा था टॉप की होनी चाहिए, हमारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, वी हैव अराइव्ड। भारत वहाँ पहुँच गया है जहाँ उसको जाना था। विकसित भारत का हमें ये दिया है ना पीएम साहब ने। तो अगर 2047 तक वेट करूँ, यहाँ लिखा हुआ मेरे, अगर 2047 तक वेट करूँगा तो मैं 96 ईयर्स का हूँगा। मेरा इरादा नहीं है इतनी देर जीने का, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ विकसित भारत कैसा होगा। तो मैं एक बॉलीवुड का गाना गाता हूँ, आजा 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 झलक दिखला जा कैसा होगा तू 2047 में, मुझे पहले दिखा जा। मेरा अनुरोध है पीएम साहब, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपका कोई सहयोगी देख रहा है, तो ये 47 को आप 27 तो बहुत जल्दी है, आप 35 तक ले आइए। मैं देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। बहुत बहुत प्यार करता हूँ इस देश से। आई वांट टू सी इंडिया एज अ डेवलप्ड। हो जाएगा सर, बिल्कुल जिस तरीके से चीजें चल रही हैं सर, एक एग्जाम्पल के जरिए से, क्योंकि आप एम्बेसडर रहे हैं और एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, वो भी एम्बेसडर रहे हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री हैं। हाँ, मैं क्या मोदी की ही ताकत है कि आज इजरायल और ईरान के बीच का युद्ध उस समय रुक जाता है जब भारत के तिरंगे लगे जहाज वहां से गुजरते हैं। 100%। क्या ये मोदी की ही ताकत है जब रूस से, यूक्रेन के अंदर से जब छात्रों को निकालना होता है तो रूस कहता है कि जब वहां से तिरंगा निकलेगा तो हम अब अटैक नहीं करेंगे। और जिहादिस्तान के विद्यार्थी भी तिरंगा लहराते हुए हमारी बसों में घुस जाते हैं। हाँ। लेकिन हम तो भारत माँ कहते हैं ना, माँ किसी से नफरत नहीं करती है, माँ की तो सारी दुनिया उसकी संतान है। तो हम ले आए थे उनको अपने साथ, मैं इन्वॉल्व था, मुझे मालूम है। लोगों ने कहा इनको क्यों आने दे रहे, बच्चे हैं यार, जाने दो इनको। तो यही भारत की ताकत है, जहां तिरंगा नजर आता है सारी दुनिया कहती है ये शांति का प्रतीक है। अब ये ताकत का प्रतीक है, लेकिन ताकत का दुरुपयोग कभी नहीं करेगा भारत। लेकिन सर ऐसी सिचुएशन में जब भारत के विदेश मंत्री ने 3 बार ईरान फोन किया और उसके बाद जाकर भारत के तिरंगे लगे जहाज को वहां से गुजरने की अनुमति दी गई, तब भारत के अंदर ही एक ऐसी थ्योरी गढ़ी गई कि ईरान के लोगों से वहां के जो खामेनेई के सपोर्ट में यहां प्रदर्शन हुआ है, उसके लिए ईरान ने इजाजत दी है, भारत सरकार की वजह से। चलिए, मैंने देखी है इन बेवकूफों की हकीकत, लेकिन इनका भेजा फ्राई हो गया, इलाज कोई नहीं करता। क्या ऐसा संभव है? सवाल नहीं पैदा होता। जिनको कूटनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो बैठे बैठे बकवास करते हैं। मैंने एक मुल्ला जी को सुना था एक टीवी शो पे कि नेतांज जो उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वहां पे वो मट्टी भर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा क्यों? ताकि जब अमेरिका बॉम्ब फेंकेगा वो मट्टी में फंस जाएगा, फटेगा नहीं, फिर ईरान उसको रिवर्स इंजीनियर करेगा। ए मेरे बाप, वहां पे एक जनरल साहब खड़े थे, कह रहे ये गधे को कहां से ले आयो। ऐसी ऐसी बातें करते, आप हवाएं उड़ाते हैं। नो क्वेश्चन, हमने ना सरेंडर किया, ना हम कभी सरेंडर करेंगे। हम वही करेंगे जो सही है, जो भारत के हित में होता है। और जिसने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है करिए, जिसे नहीं कर, फ्री कंट्री है। और हैरानी की बात यह है कि सर भारत में बैठे ही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, उन्हें गर्व नहीं होता ऐसी चीजों। मैं एक चीज बता दूं आपको, और ये आप सब करोड़ों लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, विदेशी दुश्मन से तो मैं भिड़ लूंगा, मेरी फौज उनको ठोक पीट के सही कर देगी। जो अंदर के दुश्मन है, मैं ये नहीं कह रहा उनसे कौन भिड़ेगा, आप भिड़िए, देखिए उनको, एक्सपोज करिए और ठोकिए उनको। क्योंकि हमेशा एक बार फिर मैं यही कह देता हूं, किले का दरवाजा अंदर से खुलता है। एक ना हो कि भारत का जो किला है, बेटा सारी जिंदगी तो इस देश की सेवा की, मैंने ही नहीं, मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने, सब सरकार की सेवा में थे। बस यही चीज है
जो हम कहते हैं ना, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। बहुत प्यार करता हूँ इस देश से। बहुत खूब सर। आखिर के मैं दो छोटे छोटे सवाल आपसे लेना चाहूँगा। रमज़ान के महीने में पाकिस्तान ने तालिबान और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई वहाँ। इन अ रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी, शायद ये रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी वही है, जब मैं वहाँ था हमने भी उसको इस्टेब्लिश किया था, हमने फंड किया था। तो वहाँ पे तो चरस का और ये ड्रग्स की बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी समस्या है। अस्पताल पे आपने मारा, समझते क्या हुआ आप अपने आप को? अरे खैबर पख्तूनख्वा चला गया आपका, वो अफगानिस्तान से मिल जाएगा, बलोचिस्तान जुड़ जाएगा इस ईरान के बलोच हिस्से से, और सिंधिस्तान अलग हो जाएगा। आप दुनिया की सबसे गंदी कौम, पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान, जो अपने आप को खुदा के से ऊपर समझते हो, आपको ऐसी मार पड़ेगी, आपकी सब हेकड़ी खत्म हो जाएगी। यू नो बेटा, मैं दूसरा सवाल पूछा, देन आई विल कंक्लूड विद, मैं पहले कंक्लूड, मैं भूल जाऊंगा, बुढ़ा हो गया हूँ। पीएम साहब ने एक बार कहा था, आपको याद होगा, बालाकोट के बाद हमारा सिद्धांत है कि हम घर में घुस के मारेंगे, याद है आपको? बिल्कुल। मुझे 6 साल समझ नहीं आया कि हमारा सिद्धांत कब से। हमारा सिद्धांत होता है आप यहाँ तमाचा मारो बोलो यहाँ भी मार ले, आप पेट में लात मारो बोलो पीठ में भी मार ले। फिर एक महापुरुष महिला महाकुंभ में फरवरी पिछले साल मुझसे मिली थी किन्नर अखाड़ा में, मैं उनके चरणों में बैठा, कहती नहीं राजदूत मेरे साथ बैठी। मैं कहा नहीं माँ, आप तो महात्मा है, मैं आपके चरणों के काबिल हूँ और कुछ नहीं। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? तो उन्होंने एक मुझसे चीज़ पूछी कि रामायण में भगवान श्री हनुमान ने सीता माँ को संदेश दिया, ये दिया, सब कुछ किया, आखिरी चीज़ क्या की थी? तो मैंने कहा माँ, उन्होंने तो महल को आग लगा के वापस आ गए। कहती राजदूत, हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। क्या बात उन्होंने मुझसे कही। तब से रामायण के बारे में मेरे विचार अलग हो गए कि वाकई ही ये हमारी परंपरा है। तो सारी दुनिया इसको समझ जाए। सनातनी को गुस्सा नहीं आता है आसानी से, लेकिन एक बार जब बांध फट जाता है फिर वो रुकता भी नहीं है। हमारे देश में बेटा देखो, महिला के चारों रूप देख लिए। अगर आपको विद्या चाहिए तो आप सरस्वती की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप देवी की बात करते हैं। सही कह रहा हूं? बिल्कुल। अगर आपको पैसा चाहिए लक्ष्मी की बात करते हैं। अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं। और जब आपको गुस्सा आता है, सर्वनाश करना है, दुर्गा की बात करते हैं। चारों महिलाएं हैं, ये परंपरा है सनातन की। अरे समझ जाओ जो लोग देख रहे हैं। और औरत जो है, महिलाएं हमारी बेटी जिनकी पूजा करते हैं। और ये जिहादिस्तान को समझ आ गया था जब 26 हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया था। एक ब्रह्मोस जो हमने भेजा था वहां पर, मुझे किसी ने, बड़े रिलायबल व्यक्ति ने कहा, एक जिसने बहुत नुकसान किया वहां, उसके ऊपर किसी ने हाथ से लिखा हुआ था दुर्गा, मिसाइल के ऊपर दुर्गा लिखा। हाँ, लॉन्च करने से पहले किसी ने हाथ पे लिख दिया। हाँ। दुर्गा, इसका मतलब बदला लेने आ रही है, अब सर्वनाश तेरा होगा। तो इसको अगर आप याद रखें तब आप समझेंगे कि भारत क्या चीज है। सर, इजराइल जिन्हें ईरान के ऊपर जो अटैक किया उसके पीछे मुख्य रीजन था प्रॉक्सीज का। 100% वहां पर न्यूक्लियर, हाँ, न्यूक्लियर और प्रॉक्सीज की चाहे उनके पास अलग अलग, जैसे ईरान ऑपरेट करता था वैसे ही भारत के खिलाफ अपनी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, मसूद अजहर या फिर बाकी हाफिज सईद जैसे लोगों। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे ईरान टारगेट करता है, ईरान को टारगेट किया है इजराइल ने, क्या भारत भी मसूद अजहर या फिर इनके ठिकानों को डायरेक्ट टारगेट कर खात्मा कर सके? पहले तो हमने उनके टेरर कैंप्स को मिटा दिया था, कुछ लोग मर गए, कुछ बच गए। ये अज्ञात लोग कौन है जो ठोकते रहते हैं वहां पर? मेरी तरफ मत देखिए, मुझे क्या पता कौन है ये लोग। देखते जाइए क्या होता है। बस इतना ही है जिहादिस्तानियों। दलेर मेहंदी का एक गाना है, मेरी ताकत ऐसी है कि हुण पंगा मत लेना, ओए मुझसे पंगा मत लेना, मिटा दूंगा। तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर है वो भी दुनिया के लिए खतरा है। भारत के लिए भी क्या पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर के साथ? और है कौन? हाँ, लेकिन लोग मुझे कहते हैं जी नहीं मत करो, वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो मेरे पटाखे, पीएम बोले हमारे दिवाली के पटाखे हैं क्या? जब हमें बताया गया था, जब हम पाकिस्तान को ठोक रहे थे, ये भी बात मैं बता देता हूँ। जेडी वैंस साहब जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्होंने बात की थी हमसे, हमारे नेता से, और बोले पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आपने उनको पीटना बंद नहीं किया तो फिर वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। पीएम साहब ने करेंगे तो हम जवाब देंगे।
ब्रह्मास्त्र का मतलब तो आप समझते हो। ब्रह्मास्त्र। कहने का ये मतलब है कि अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब मुझ पे फेंकोगे, मुझे 25 साल पीछे चला जाऊंगा, पर आपको 10,000 साल के लिए मिटा दूंगा। चाहते हो वो? तो क्या अगली लड़ाई अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ करने वाले? मेरा ख्याल है बहुत पहले भी ये बात चली थी जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा था कि इसराइल और भारत मिलके, इसराइल ने तो हमसे कहा था कि मुझे रीफ्यूलिंग दे दो, मैं जाके ठोक के आता हूँ इसकी कौटा को। हम लोग राजी हो गए थे, बाद में हमने इरादा बदल लिया। अब किस लिए बदला, आप कल सुबह तक बहस करते रहिए, लेकिन हमने नहीं किया। आज भी क्या हम कर सकते हैं, अब देर हो गई, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं। हम, क्योंकि उसके सारे न्यूक्लियर हथियार तो अमेरिका के कंट्रोल में। अरे जब वो हथियार बना रहा था, हम अमेरिकियों से कहते थे देखो यार ये कमीना जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो अमेरिका ने अच्छा बना रहा है, हम तो सोवियत संघ की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के देख ही नहीं, बनाता है तो बनाने दो, बच्चा है हमारा। अब खुद कहते हैं हमसे गलती हो गई। सर, एक एम्बेसडर आप रहे हैं कई देशों में, आप ऐसी सिचुएशन में एक देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से बाकी देशों में बातचीत करते हैं, किस जिस तरीके तरह से नरेंद्र मोदी कर रहा है, हाँ, सब उसकी इज्जत करते हैं, कहीं भी फोन करते हैं तुरंत उठाते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मैंने कई कॉन्वर्सेशन सुनी है, बहुत इज्जत करते हैं। अगर आप ईरान में इस समय एम्बेसडर होते तो अगर फिर- मैं भारत का राजदूत होता ईरान में इस समय, तो मैं वहां की सरकार को कहता कि कितनी मार खाओगे आप, अब आप समझौता करने के लिए तैयार हो जाओ, सीज फायर तो कर दो, दोनों तरफ विनाश तो कम हो जाए, अग्रीमेंट बाद में करना। नहीं मानते, नहीं मानते। आखिर में सर, वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो भारत में रहते हैं और भारत के खिलाफ ही गर्व करने के बजाय वो मुखालफत करना ज्यादा उचित समझते हैं? तीन जगह है, एक इंडियन ओशन है, एक अरेबियन सी है, एक बंगाल की खाड़ी है, तीनों में जाके डूब जाओ। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू समय बेटा, दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिला, थैंक यू फॉर आपने समय निकाला। और सर, दीपक वोरा सर के साथ हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो सर ने बात कही है, नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने 56 इंची सीने की ताकत के बदौलत ही जब भारत के जहाज तिरंगे लगे वहां से गुजरे तो युद्ध को रुकवा दिया। जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था, यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए रूस की मिसाइलों को हवा में टांग दिया गया। यह भारत की ताकत है और इस पर गर्व करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, वी आर बहुत अच्छा लगा बेटा, जब आप बुलाते हो बुलाते रहिएगा, और जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत होशियार प्रश्न पूछते हैं, मुझे सोच समझ के जवाब देना चाहता है। सिर्फ एक चीज़ है जो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, जिस्म तो आप ये देख रहे हैं, मेरे कभी हाथ में चोट लगे डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, खून जो निकलता है वो तिरंगा है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, वंदे Thank you, मातरम। वंदे दोस्तों, कमेंट मातरम। में अपनी राय जरूर बताइएगा।